हेलो स्टूडेंट्स, आज के अपनी इस क्लास के अंदर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड्स का नेक्स्ट पार्ट मींस सेकंड पार्ट्स। क्योंकि इससे जो पहले वाला पार्ट था उसके अंदर हमने स्टार्टिंग के टॉपिक कवर किए थे। आज की इस क्लास में मैं जो अपने बोर्ड के लेफ्ट में मैंने टॉपिक लिखे हैं इन टॉपिक को आज की क्लास में कवर किया जाएगा। सो इंटरेस्टिंग बात ये है डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास के जो अपने टॉपिक्स हैं मेनली उनके अंदर जो ये टॉपिक नंबर सेकंड है बर्नौली प्रिंसिपल और जो आपका लास्ट है कैपिलरिटी का जो कैपिलरी ट्यूब से रिलेटेड है आपका एसेंट फॉर्मूला, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है स्टूडेंट्स, आप वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखें। अगर आप थोड़े बीच के अंदर आपको लगता है कि बहुत ज्यादा कंटिन्यूएशन में हो गया तो आप वीडियो को पॉज करके हाफ ऑफ करके भी देख सकते हैं, लेकिन मेरा मेन मोटो है कि मैं आज की अपनी इस क्लास के अंदर आपके ये सारे के सारे टॉपिक कवर कर रहा हूं। सो लेट अस स्टार्ट विद आवर फर्स्ट टॉपिक, दैट इज इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी जो है ये आपकी, इसके अंदर आपको क्या लेके चलना है, आपको कंसीडर करना है एक नॉन विस्कस इनकम्प्रेसिबल लिक्विड। एक टाइप से आपको स्ट्रीमलाइन फ्लो वाला आपको लिक्विड कंसीडर करना है। सपोज अपनी जो ट्यूब है जिसके अंदर वो लिक्विड फ्लो करेगा उसकी शेप आपकी इरेगुलर है। इरेगुलर किस सेंस में, स्टार्टिंग में सपोज उस पाइप का ट्यूब का साइज बड़ा है और धीरे धीरे वो साइज क्या है सपोज आपका फर्दर डिक्रीज हो गया है। दो पॉइंट कंसीडर करते हैं, एक पॉइंट ए और एक पॉइंट बी। जो आपका फर्स्ट पॉइंट है एट पॉइंट ए, सपोज एरिया आपका A1 है, आपके लिक्विड की वेलोसिटी V1 है और जो ये लिक्विड है इसकी डेंसिटी हमने ρ1 मान ली। ऐसे ही डियर स्टूडेंट जब हम B पॉइंट पे आएंगे तो फर्दर जो एरिया है उसको हम A2 लिख सकते हैं। वेट अ मिनट, यहां पे ये आपका एरिया क्या आएगा A2, वेलोसिटी V2 और डेंसिटी आपकी आएगी ρ2। वैसे आप सोचेंगे कि मैम लिक्विड तो एक ही आपका मूव कर रहा है थ्रू आउट द ट्यूब A से लेके B पे। ये स्टूडेंट लास्ट में हम ρ1 और ρ2 को क्या मान लेंगे, इक्वल। आप स्टार्टिंग से भी मान सकते हो, स्टार्टिंग में ρ1 ρ2 ना मान के आप इनिशियली इसको रो मान लो, क्योंकि जो डेंसिटी है वो लिक्विड की थ्रू आउट द ट्यूब क्या रहेगी, सेम रहेगी। नेक्स्ट थिंग इज जो इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी है उसका जो मैथमेटिकल पार्ट है वो स्टार्ट करने के लिए आपको सबसे पहले मास की हेल्प लेनी पड़ेगी। मास का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। यहां पे वॉल्यूम को हम एरिया इंटू लेंथ लिख सकते हैं प्यारे बच्चों। अब हम बात करेंगे मास m1 की। मास m1 है जो कैपिटल आपका, वो क्या है आपका A, जो आपका ट्यूब का पॉइंट A है वहां से कितना आपका लिक्विड का मास आपका ट्रेवल करता है वो। तो इसके लिए देखो आप एक बारी, एरिया को हमने A1 लिखा, लेंथ को हमने V1 इंटू डेल T लिखा। ये कैसे लिखा आप डायग्राम में देखिए बेटा। सपोज आपका लिक्विड का मास यहां से इस पॉइंट पे शिफ्ट हो गया A से A डैश पे। सो जो चेंज आया ये डिस्टेंस है, इसको हम वेलोसिटी इनटू टाइम की फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि इन दोनों का जो डायमेंशन होगा वो आपका डिस्टेंस वाला होगा। सो फिजिक्स में हम कई बार लेंथ को रिप्लेस करके उसको प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं, वेलोसिटी इनटू टाइम। नेक्स्ट, क्योंकि मैंने बताया था डेंसिटी को आप रो भी ले सकते हैं, ρ1 एज यू विश। नेक्स्ट है मास ऑफ द फ्लूइड दैट फ्लोज थ्रू सेक्शन A इन डेल T। ये आपका ये था। ऐसे सिमिलरली करके अगर आप B के लिए लिखेंगे B पॉइंट पे, तो जहां पे A पे आपने 1 मार्किंग की है, सो सेकंड में आप वहां पे 2 नोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं वहां पे आपको 2 की फॉर्म में। नेक्स्ट वन इज बाय कंजर्वेशन ऑफ मास। मास तो आपका चेंज नहीं होता, जितना मास आपका A पे था भले ही वो ट्यूब का साइज कम होकर आपका ट्रेवल कर रहा है, लेकिन मास आपका क्या रहेगा प्यारे बच्चों, सेम रहेगा। इस रीजन से जो m1 है और m2 है आपको वो इक्वेट करना है। नेक्स्ट स्टेप में जैसा कि हमने पहले भी बताया था कि जो डेंसिटी है आपकी वो दोनों साइड ρ1 और ρ2 रो ही है एक्चुअली, तो उसको हम कैंसिल कर सकते हैं। ऐसे ही जो डेल T है, डेल T के साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो आपके पास जो एक्सप्रेशन बचेगा वो होगा A1 V1 इक्वल टू A2 V2, जिसको हम फर्दर लिख सकते हैं AV इक्वल टू कांस्टेंट। मींस प्रोडक्ट ऑफ एरिया एंड वेलोसिटी इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये जो इक्वेशन है इसको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। अब इसका फिजिकल मीनिंग क्या हुआ,
ये मैथमेटिकल पढ़ लिया है ना, इसके पीछे की फिजिक्स क्या है वो समझनी है हमें। सो डियर स्टूडेंट, एरिया अगर कम तो वेलोसिटी ज्यादा। आप ऐसा कुछ सोचे, डेली लाइफ में आपने बहुत बार अपने प्लांट्स को पानी दिया है, पौधों को पानी दिया है आपने। आप क्या करते हैं, पाइप लेते हैं और पाइप के थ्रू आप उनको पानी देते हैं। वैसे तो आप ठीक है बकेट के थ्रू दे सकते हैं, लेकिन मैं एग्जांपल ले रही हूँ पाइप का, क्योंकि अभी यहाँ पे ट्यूब का एग्जांपल है। सो कई बार आपने मस्ती में आके क्या किया होगा, उस पाइप के आगे उंगली लगाई होगी या अपना अंगूठा से उसको बंद करने की कोशिश की होगी, तो उससे आपने नोट करना वो जो पानी है वो बड़ी स्पीड से बाहर निकला होगा। बेटा मैंने क्या बोला कि सपोज आप पौधों को पानी दे रहे हो किसी ट्यूब से, तो ट्यूब का कुछ अपना एरिया है। अगर आप उसके एरिया को अपने थंब से, अपने फिंगर्स से उसको थोड़ा क्लोज करते हो बेटा, मीन्स उस ट्यूब का एरिया को थोड़ा कम करते हो जिससे पानी बाहर आ रहा है, तो जो पानी की वेलोसिटी है, वाटर की वेलोसिटी है आपकी, वो इंक्रीज हो जाएगी। सो ये प्रैक्टिकल चीज वो है। ऐसे ही आपके घर में टैप होंगी, आपके किचन में है, बाथरूम में है, डिफरेंट डिफरेंट एरिया में आपकी टैप्स है। इवन आप टैप का अगर आगे भी थंब लगा के आप ये कर सकते हो प्रैक्टिकल घर पे, तो जैसे सिंपल एक वाटर आ रहा है टैप से, लेकिन आप उस पर थंब लगा के देखना। जब आप थंब लगाओगे तो उस ट्यूब का जिससे पानी आ रहा है एरिया कम होगा, तो वेरी हाई प्रेशर से वो वाटर क्या आएगा नीचे। दैट इज योर इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। तो आप ऐसी चीजों को अपने डेली लाइफ से जोड़ के देखा करें। लेकिन ये जो इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी है बेटा, ये ऐसे एग्जाम में के पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है बर्नौली प्रिंसिपल, ये उसके लिए बड़ी हेल्पफुल है। तो उसके लिए आप ये पेपर के लिए 2 या 3 मार्क्स में इसको प्रिपेयर कर सकते हो। सो डियर स्टूडेंट, अब स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। मैं आपको सलाह दूंगी कि आपके फाइनल एग्जाम में, देखो मैं गारंटी नहीं ले कि 5 मार्क्स में आएगा, लेकिन हाँ ये गारंटी पक्का लेती हूं कि आपका चाहे आए 1 मार्क्स में क्वेश्चन, देखो मैं ये कह रही हूं 1 मार्क्स में एमसीक्यूज आए चाहे, लेकिन इस बर्नौली प्रिंसिपल पे, इसकी एप्लीकेशंस के ऊपर, इसकी एप्लीकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन एग्जामिनर पक्का आपके एग्जाम में डालता है बेटा। सो उसी को स्टार्ट करते हैं। वेट अ मिनट। यस स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक इज बर्नौलीज प्रिंसिपल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये टॉपिक मैं आज आपको 5 मार्क्स की कोडिंग करवा रही हूं। अगर आपका 3 मार्क्स में आता है या अगर 1 मार्क्स में आता है तो आप उसके अकॉर्डिंग इसको कम कर सकते हैं, ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट। सपोज ये 5 मार्क्स में आता है तो आप इसको कैसे अटेम्प्ट करके आएंगे। नंबर 1 पे आपको बर्नौली प्रिंसिपल को एक्सप्लेन करना है बेटा। जो ये बर्नौली प्रिंसिपल था, ये एक स्विस के एक फिजिस्ट थे, डैनियल बर्नौली। उन्होंने 1738 के अंदर आइडियल फ्लूइड के लिए ये प्रिंसिपल दिया था, ठीक है। उनके अकॉर्डिंग जो लिक्विड का फ्लो होगा वो स्ट्रीमलाइन होना चाहिए, आइडियल होना चाहिए, मींस नॉन विस्कस होना चाहिए, इनकंप्रेसिबल होना चाहिए, सारा का सारा मोशन स्ट्रीमलाइन होना चाहिए एक रेगुलर मैनर के अंदर, ठीक है। तो नंबर 1 पे आप ऐसे इसको एक्सप्लेन करके आ सकते हो। नंबर 2 के ऊपर ये जो डायग्राम है प्यारे बच्चों, आप इसको एक्सप्लेन करके आ सकते हो। इस डायग्राम में मैंने क्या ड्रॉ किया है, सपोज एक ट्यूब है जिसकी लेंथ और जिसका जो ये शेप साइज है, ये आपका पॉइंट टू पॉइंट चेंज हो रहा है। जैसे अगर ए पॉइंट की बात करें तो थिकनेस ज्यादा है, बी पॉइंट की बात करें तो थिकनेस थोड़ी सी कम हो गई है। ये एक सरफेस से ये पॉइंट आपका H1 हाइट पे है, तो ये वाला पॉइंट आपका H2 हाइट पे है। ए पॉइंट पे ये जो मैं आपको वर्बली बता रही हूं, अगर आपका ये एग्जाम में आता है प्यारे बच्चों, तो आपको ये ऐसे थ्योरेटिकल लिख के आना पड़ेगा, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। क्योंकि मैं तो इसलिए नहीं लिख रही हूँ बोर्ड पे, क्योंकि ज्यादा लंबा हो जाएगा, मैं आपको वर्बली बता सकती हूँ। सो ए पॉइंट पे आपको लिख के आना है कि प्रेशर P1 होगा, एरिया A1 है, वेलोसिटी V1 है, लिक्विड की डेंसिटी ρ1 है, मास m1 है। आप ऐसे ऐसे इसको डिफरेंशिएट करके आ सकते हैं। ऐसे सिमिलर मैनर में आप बी पॉइंट पे भी ये सारी चीजें बता सकते हैं कि आपने क्या कंसीडर किया है। अब स्टार्ट करते हैं इसका मैथमेटिकल पार्ट। तो एक्चुअली ये जो थ्योरम है आपको, जो आइडियल लिक्विड में अप्लाई हो रही है, ये हमें बताती है प्यारे बच्चों कि सम ऑफ प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, इन सब का सम आपका कांस्टेंट होगा पर यूनिट वॉल्यूम थ्रू आउट द फ्लो ऑफ द लिक्विड। एंटायर ट्यूब के अंदर आपका हर एक पॉइंट पे कांस्टेंट होगा। आप ए पे निकालो, बी पे निकालो, सी पे निकालो, डी पे निकालो, कितने ही पॉइंट्स पे निकालो, इन तीनों का सम आपका हमेशा कांस्टेंट आएगा। दैट मींस आपका जो मैंने ये मैथमेटिकल लिखा है, ये हमें प्रूफ करना है। इसको प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना होगा, बर्नौली प्रिंसिपल के अंदर
कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये ला एप्लीकेबल होता है बेटा। कौन से वाला ला? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो इसको फोकस में रख के हम आर्टिकल को, इस डेरिवेटिव को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने निकाला है नंबर, मैंने इसके 3 पॉइंट बनाए हैं, वैसे इसके 4 पॉइंट बनेंगे बेटा, पर मैं एक साथ बोर्ड के ऊपर आपको पूरा डेरिवेशन कराना चाहती थी। अगर मैं 4 पॉइंट बनाती तो आपका एक साथ नहीं आता बोर्ड पे, तो एक पॉइंट को आप सिमिलर करके मैं आपको बताऊंगी, लेकिन एग्जाम में आपको लिख के आना पड़ेगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। जैसे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द फ्लूइड, तो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी एट बी माइनस ए, बी पे पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी, ए पे कम होगी। उसका रीजन है ड्यू टू हाइट, हाइट एट पॉइंट बी इज ग्रेटर देन एट पॉइंट ए, दैट्स वाई जब चेंज करेंगे आप तो बी पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी में से ए पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी को आप माइनस करेंगे। अब नेक्स्ट पे mgh फॉर्मूला होता है पोटेंशियल एनर्जी का, m और g तो कांस्टेंट होंगे, चेंज जो आएगा वो हाइट में आएगा, सो इसलिए h2 माइनस h1 लिखा। नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है? नेक्स्ट स्टेप में हमने m की वैल्यू को ये पुट किया है, a1 v1 del t rho, m की वैल्यू को पुट किया। ये कहां से पुट किया? उसके लिए मैंने आपका यहाँ पे 2 इक्वेशंस लिखी हैं। अब यहाँ पे आपका एक मैं आपको बात शेयर करना चाहती हूँ। सपोज ये वाला आपको क्वेश्चन आता है 5 मार्क्स में, तब तो प्यारे बच्चों आपको इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी और ये जो m का हमने m की वैल्यू लिखी है, ये आप इसको पूरा एक्सप्लेन करके आना अच्छे से। और अगर आता है 3 मार्क्स में ये पूरा का पूरा क्वेश्चन, तो डायरेक्ट आप ऊपर लिख देना कि अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी a1 v1 इज इक्वल टू a2 v2 और मास आपका ये। आप ये सिंपल लिख के आ सकते हो, आपको ड्राइव नहीं करना है। लेकिन अगर आपका ये पूरा 5 मार्क्स में आता है तो इस टॉपिक से जो पहले वाला टॉपिक था बेटा आपको, वो थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करके आना है और ये ड्राइव करके आना आपको। डिड यू अंडरस्टैंड? अब मैंने बोला कि मास को हमने यहाँ पे क्या लिखा है, a1 v1 del t rho, ये मैं पीछे वाले अपने टॉपिक में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो हमने इसको पुट किया और इसको हमने डाल दिया इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, सिमिलर मैनर के अंदर जैसे मैंने बोला कि मैंने इसमें एक आपका पार्ट स्किप किया है, वो कौन सा किया है? इसके बाद बेटा आप एग्जाम में क्या लिख के आएंगे? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फ्लूइड। आपको काइनेटिक एनर्जी के अंदर भी चेंज लिखना पड़ेगा। वो मैं आपका डायरेक्ट आपको बता दूंगी बाद में, लेकिन आप अभी इसको लिख के आना। वैसे ही उसको क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। जैसे मैंने आर्टिकल में यहां कर रखा है आपका चेंज। ठीक है, चेंज के अंदर भी आप देखें एक बारी, ए में से बी माइनस होगा कि बी में से ए, वो आपका डिपेंड करेगा यहाँ पे। आप ये देखें, यहाँ पे एरिया कम तो यहाँ पे वेलोसिटी ज्यादा होगी, तो चेंज इन जो काइनेटिक एनर्जी है उसमें आप बी पॉइंट की काइनेटिक एनर्जी में से ए पॉइंट की काइनेटिक एनर्जी क्या करेंगे? माइनस। तो आपके पास ये रिलेशन आएगा बेटा, जो मैं अभी यहाँ बताऊंगी आपको। नेक्स्ट थिंग इज नेट वर्क डन ऑन दी फ्लूइड। फ्लूइड के ऊपर नेट वर्क डन जो होता है वो किसके इक्वल है? आपका वर्क डन ऑन द फ्लूइड एट पॉइंट ए माइनस वर्क डन एट द फ्लूइड एट पॉइंट बी। ए का और बी का आपका ये आपको ऐसे डिफरेंस निकालना है। उसके लिए वर्क डन, यस मैंने डायरेक्ट लिखा है बेटा। अगेन डायरेक्ट क्यों लिखा? क्योंकि वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, राइट? फोर्स को हम प्रेशर इनटू एरिया की फॉर्म में लिख सकते हैं। मैंने डायरेक्टली वर्क को P1 A1 की फॉर्म में लिखा और डिस्प्लेसमेंट जो आपका हो रहा है, ये पिछले आर्टिकल में भी था अपना, इसको मैंने क्या लिखा है? V1 इंटू डेल टी। आई थिंक आपको ये बात क्लियर है, राइट? अगर आपको फिर भी कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। मैंने डायरेक्टली क्या लिखा है? फोर्स को मैंने प्रेशर इंटू एरिया और डिस्प्लेसमेंट को आपका V1 इंटू डेल टी की फॉर्म में हमने लिखा है। ऐसे ही आप जो नेक्स्ट पॉइंट पे बी पॉइंट के ऊपर आपका वर्क डन है आप उसको लिख लेंगे थोड़ा सिंप्लीफाई करके। यहां पे आपको क्या करना है? इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी को यूज करना है। कैसे? आप यहां देखिए बेटा, A2V2 बनता है। इस A2V2 को मैंने नेक्स्ट टाइम पे A1V1 के इक्वेट कर दिया, तो आप साइड में लिख सकते हैं बाय अप्लाइंग दिस इक्वेशन वी कैन राइट A1V1 इज इक्वल टू A2V2। ठीक है, ऐसा मैंने क्यों किया? ताकि मैं दोनों में से A1V1 को कॉमन ले सकूं। ठीक है, आप A2V2 भी पुट कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा आपको ध्यान क्या रखना है बेटा, या ऊपर देखिए आप, यहां पे जो मास था, मास को हमने A1V1 लिखा। ठीक है, अगर आप यहां पे मास को A2V2 लेके चलो तो यहां पे जो आपका रिलेशन है वो भी A2V2 में आना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। और अगर आप यहाँ पे मास को A1V1 की फॉर्म में रख रहे हैं तो वहां पे उसको भी आपको A1V1 की फॉर्म में ही रखना है।
लेकिन बेटर होगा कि आप A1 V1 की फॉर्म में रखिए। क्यों? उसका रीजन है क्योंकि जो भी कुछ मास B पे जा रहा है बेटा, वो जा तो A से ही रहा है ना, सो इसीलिए ये नोटेशन देना इसमें इंपॉर्टेंट है। तो इन छोटी छोटी बातों का भी आपको ध्यान रखना है, तभी आप क्विकली इसको लर्न कर पाओगे, क्योंकि बहुत बड़ा आर्टिकल है, बच्चे पजल हो जाते हैं। तो मैं आपको शॉर्ट ट्रिक्स बता रही हूँ जिनका आप थोड़ा सा ध्यान रखें कि यहाँ पे A1 A2 V2 को A1 V1 ही क्यों पुट करना है, राइट। सो इस टाइप से हमने चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी और नेट वर्क डन निकाल लिया है। अब है लास्ट और मेन अपना पार्ट, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसके अकॉर्डिंग जो वर्क आपका है वो आपको इक्वेट करना पड़ेगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की। तो आपके पास नेट वर्क डन है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, आप उसको पुट कर देना। पुट करने के बाद अब हमारा मेन मोटो है, हमें ये इक्वेशन बनानी है, ठीक है। ये इक्वेशन के लिए हमें क्या चाहिए, एक साइड हमें 1 1 वाली टर्म और दूसरी साइड हमें 2 2 वाली टर्म। तो उसको स्टार्ट करने से पहले आपको एक इस इक्वेशन को डिवाइड करना होगा, किससे, A1 V1 del T। अब कई बार बच्चे पूछते हैं मैडम हमें कैसे ध्यान रहे हर क्वेश्चन में कि किससे डिवाइड करें, तो हर एक क्वेश्चन में कोई हिंट छुपा होता है बच्चों। हिंट कैसे, यहां देखें आप P1 माइनस P2 के जो मल्टीप्लाई में है A1 V1 del T, ये टर्म है जिससे आपको डिवाइड करना। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं ये टर्म यहां से डिलीट हो जाए ताकि हम इसको सिर्फ P1 P2 की फॉर्म में बना सके। तो आपको थोड़ा सा यहां ये ध्यान रखना है कि हमें इस वाले टर्म से डिवाइड करना है दोनों साइड। अब आपके पास बिल्कुल ठीक है सिचुएशन। अब आप एक साइड 1 वाले टर्म को लेके जाओ, सेकंड साइड 2 वाले टर्म को, ताकि आप क्या लिख सको, P प्लस 1/2 रो V2 स्क्वायर प्लस रो GH विल बी इक्वल टू कांस्टेंट। तो ये आपके पास फाइनल रिजल्ट है जो हमें प्रूव करना था। कई बार आपको बुक्स में ये भी एक सिचुएशन मिल सकती है बेटा, इसमें क्या कर रखा है आपका थ्रू आउट ऊपर नीचे किससे, GH से, ये जो आपका है रो G से, नॉट GH, रो G से आपका क्या कर रखा है डिवाइड, क्योंकि हमने पढ़ा है कि इसको पर यूनिट वॉल्यूम के फॉर्म में भी हम कर सकते हैं। तो आप ये सेकंड वाला फॉर्मूला भी देख सकते हो, न्यूमेरिकल में भी आपका ये फॉर्मूला आ सकता है। ये तो थी बात आपकी बर्नौली थ्योरम है क्या, प्रिंसिपल, उसका डायग्राम, उसका मैथमेटिकल पार्ट, ये सारी चीजें। लेकिन बर्नौली थ्योरम की दो इंपॉर्टेंट चीज और है, एक लिमिटेशंस और एक उसकी एप्लीकेशंस। तो पहले मैं बात करती हूँ लिमिटेशंस की। तो डियर स्टूडेंट, जो बर्नौली प्रिंसिपल है ये आइडियल फ्लूइड के ऊपर ही अप्लाई होता है, बाकी सिंपल फ्लूइड पे अप्लाई नहीं हो सकता। आइडियल फ्लूइड मींस एक ऐसा फ्लूइड जो नॉन विस्कस है, जिसमें कोई भी एनर्जी का लॉस नहीं होता है, सारे के सारे पार्टिकल एक पार्टिकल के पीछे चलते, मींस स्ट्रीमलाइन फ्लो है आपका, है ना। तो ये सारी इसकी क्या है, लिमिटेशंस है। सबसे इंपॉर्टेंट लिमिटेशन, अब ये थोड़े बेटा कि थ्रू आउट जो आपका मोशन है उसमें ये ट्यूब आपकी स्ट्रेट ही होगी, कहीं पे तो ऐसा भी तो हो सकता है कि थोड़ी कर्व हो, और जहां पे भी कर्व होगी वहां पे एंगुलर मोमेंटम डील करेगा। तो क्या कहीं पे हमने एंगुलर मोमेंटम को डिस्कस किया, नहीं किया। तो इस टाइप से कुछ इसकी लिमिटेशंस है जिसकी वजह से हम बर्नौली थ्योरम को वहां अप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन ऐसा नहीं है बेटा कि इसकी एप्लीकेशंस नहीं है, इसकी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है और एग्जाम में वो एप्लीकेशन भी आ सकती है। सो वेट अ मिनट, अब हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं एप्लीकेशन ऑफ बर्नौली प्रिंसिपल। ये स्टूडेंट, अब डिस्कस करते हैं एप्लीकेशन ऑफ बर्नौली प्रिंसिपल या बर्नौली थ्योरम। इसकी वैसे तो बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, लेकिन जो जो एप्लीकेशन अपने सिलेबस में है हम उनको डिस्कस करते हैं। जैसे नंबर 1 एक आपका एटमाजाइड स्प्रेयर, मींस एक स्प्रेयर जो होता है, स्प्रे जिससे करते हैं हम, वो कैसे वर्क करता है उसको डिस्कस करेंगे। डायनामिक लिफ्ट या फिर एयरक्राफ्ट विंग्स आपके कैसे फ्लाई करते हैं, ये लिफ्ट क्या होता है वो देखेंगे। ब्लड फ्लो और जो आपका हार्ट अटैक आता है उसको डिस्कस करेंगे। ब्लोइंग ऑफ द रूफ ड्यूरिंग विंड स्टॉर्म, जब एक तूफान आता है तो किसी हट की छत एकदम से उड़ जाती है, उसके पीछे का क्या लॉजिक है उसको डिस्कस करते हैं। तो ये सारी की सारी जो आपकी है ये बर्नौली प्रिंसिपल की एप्लीकेशंस है। सबसे पहले अगर स्प्रेयर की बात करें प्यारे बच्चों, तो हम इस पॉइंट से, ये आपका रबर का होता है, इससे हम एक प्रेशर अप्लाई करते हैं। यहां से इसको पुशअप करने से, पुश करने से यहां की जो एयर है उसकी स्पीड हो जाती है ज्यादा। अगर स्पीड ज्यादा होगी तो वो प्रेशर को कर देगी कम, जिसकी वजह से ये जो लिक्विड होगा इसके ऊपर जो ये P1 प्रेशर है, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ये हो जाएगा ज्यादा। ये इस पे प्रेशर लगाएगा और ये जो लिक्विड है ये आपका इस पाइप से ऊपर आएगा। जैसे ही ये ऊपर आएगा, जो आपकी स्पीड एयर की तेज हो रखी है,
ज्यादा हो रखी इस रीजन में, उसके साथ वो कोलाइड करेगा और आगे जाके वो स्प्रे की फॉर्म में आपका ट्यूब से बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पे ये जो सारा फिनोमिना है ये आपका प्रेशर का है जो बर्नौली प्रिंसिपल पे बेस्ड है। नेक्स्ट यहाँ क्या होता है बेटा, जो आपकी एयरक्राफ्ट के विंग्स है वो कैसे फ्लाई करते हैं, कैसे वो अप जाते हैं। एक्चुअली होता क्या है, सपोज ये कोई एयर फॉइल है, इसके जो नीचे का जो है लो स्पीड और हाई प्रेशर, आपको ये दो चीजें लर्न करनी है। विंग के ऊपर क्या होता है, हाई स्पीड होती है एयर की, और साथ ही प्रेशर क्या होता है, लो होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। तो जो नीचे वाला हाई प्रेशर है ये इस पे प्रेशर एक्सर्ट करता है और ये विंग्स आपके ऊपर जाती है। ऐसे ही इसके अंदर जो आपका हट वाला फिनोमिना होता है, जैसे ये आपकी कोई हट है तो उसके बाहर जो विंड है उसकी वेलोसिटी ज्यादा होती है, मींस हाई विंड, उसकी वजह से जो प्रेशर है वो कम हो जाता है। लेकिन घर के अंदर तो कोई हवा नहीं है, या अगर है भी तो बहुत कम, तो उसकी वजह से प्रेशर हो जाएगा ज्यादा, और वो प्रेशर हायर से लोअर मूव करेगा तो इसकी जो रूफ है उसको क्या कर देगा, ब्लो ऑफ, ऊपर की तरफ लेके जाएगा प्रेशर की वजह से। सो ये कुछ आपकी एप्लीकेशंस हैं जो आपकी बर्नौली प्रिंसिपल पे बेस्ड हैं। अब नेक्स्ट डिस्कस करते हैं टोरेशियल लॉ ऑफ इफ्लेक्स। सो वेट अ मिनट, ये स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक इज टोरेशियल लॉ ऑफ इफ्लेक्स, या इस टॉपिक का दूसरा नाम है स्पीड ऑफ इफ्लेक्स। सपोज अपने पास ये टैंक है, ठीक है, इस टैंक में यहां से लेके यहां तक मींस y2 हाइट तक कोई लिक्विड स्टोर है। अब सपोज इसमें एक हाइट y1 पे जाके होल है और उसमें से आपका वाटर या जो भी लिक्विड है वो बाहर आ रहा है, ठीक है। सो ऊपर ये कुछ स्पेस है जो अपना लेफ्ट है, क्योंकि टैंक आपका कंप्लीट फिल नहीं है। इसमें एक आपका पॉइंट ए माना है, एक पॉइंट माना है आपका बी या 2 मान सकते हो उसको। यहां का एरिया, इस स्पेस का एरिया है आपका A1, ये जो आपका लिक्विड है ये वाला, इसका एरिया है A2, यहां पे वेलोसिटी V1 है, यहां पे वेलोसिटी क्या मान सकते हैं, लिक्विड की V2, लेकिन V2 को क्या माना जाएगा, 0 पे, क्योंकि टॉप के ऊपर जाके जो भी कोई लिक्विड है उसको रेस्ट पे माना जाता है। ऐसे ही अगर यहाँ की बात की जाए तो यहाँ प्रेशर है PA, क्योंकि टैंक आपका क्लोज है। यहाँ पे दो केस बनेंगे बेटा, एक केस बनता है जब हम टैंक को क्लोज माने, एक केस डिस्कस करेंगे जब आपका टैंक ओपन हो। तो उस सिचुएशन में यहां से जो लिक्विड बाहर जाएगा उसकी स्पीड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो स्टार्टिंग में क्या मान के चल रहे हैं कि उसका ऊपर से टैंक का जो अपर एंड है वो क्लोज है, राइट। सो वो प्रेशर हमने क्या मान लिया, P2, जिसको P के बराबर मान सकते हैं। सो लेट अस स्टार्ट विद मैथमेटिकल पार्ट। तो स्टार्टिंग में आप डायग्राम को जब एक्सप्लेन कर लेंगे तो आप हेल्प लेंगे इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी की। अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2, यहां से हम V2 की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, आप डायरेक्टली भी बोल सकते हो कि दिस एरिया इज ग्रेटर देन दिस एरिया, ठीक है। और साथ ही क्योंकि टॉप के ऊपर आपकी जो वेलोसिटी है वो 0 है, तो आप V2 को सिंपली 0 लिख सकते हैं। नेक्स्ट थिंग इज बाय अप्लाइंग बर्नौली प्रिंसिपल, एक और एप्लीकेशन बर्नौली प्रिंसिपल की, सो उसको करते हैं। तो यहाँ पे ये जो बर्नौली एप्लीकेशन है, इक्वेशन है, प्रिंसिपल है, ये मैं दो जगह पे अप्लाई करूंगी। मींस आपका A पे मींस 1 पे और 2 पे, दोनों पे अप्लाई करके इक्वेट करेंगे। तो आप एक बार देखें, जब मैं इसको यहां पे अप्लाई कर रही हूं 1 पे, तो PA इज द प्रेशर, 1/2 रो V1 स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी रो G/Y1। यस, यहां तक कितनी हाइट है Y1, वेलोसिटी कितनी है V1। सो ये अप्लाई कर दिया मैंने कंप्लीट बर्नौली इक्वेशन एट A या 1 पॉइंट। अब 2 पॉइंट या B पॉइंट की अगर बात करें तो वहां पे प्रेशर तो P रहेगा ऊपर प्रेशर, और हाइट आपकी कितनी है Y2, सो रो G/Y2। लेकिन मैंने काइनेटिक एनर्जी नहीं लिखी, उसका रीजन मैं पहले ही एक्सप्लेन कर चुकी हूं। ड्यू टू V2 इज इक्वल टू 0, दैट्स व्हाई काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट 2 इज 0। तो वो लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब नेक्स्ट स्टेप में इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया बेटा, क्या करेंगे, पहले PA जो इधर प्लस है वो इधर आके माइनस हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में ये जो टर्म है रो G/Y1, ये सेकेंड साइड आएगी, यहां पे भी एक रो G/Y2 है, तो दोनों में से रो G कॉमन लेके Y2 माइनस Y1 हम एक ही स्टेप में लिख सकते हैं इसको। उससे नेक्स्ट मेन मोटो है हमारा कि यहां से जो भी लिक्विड बाहर आ रहा है उसकी वेलोसिटी फाइंड आउट करना, क्योंकि टॉपिक का नाम ही है स्पीड ऑफ इफ्लेक्स, राइट। सो V1 हमें फाइंड आउट करना है,
तो इस एक्सप्रेशन में v1 को एक साइड रख के बाकी सारी टर्म को सेकेंड साइड ले जाएंगे, तो अपने पास फाइनल जो आंसर आएगा v1 का वो क्या आएगा, अंडर द रूट 2gh प्लस 2 p माइनस pa अपॉन में रो मीन्स डेंसिटी। ये तो है अपने पास फाइनल आंसर जो अपना स्पीड ऑफ इफ्लेक्स है। लेकिन स्पेशल केस में हम दो केस कंसीडर कर सकते हैं। नंबर वन, अगर आपका pa वेरी वेरी ग्रेटर देन है pa से, मीन्स आपका जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा है, उस टाइम पे ये जो टर्म है बेटा ये वाली ये नेग्लेक्ट हो जाएगी, तो आपकी जो v1 वेलोसिटी है उसमें सिर्फ ये टर्म आएगी जो मैंने यहां लिखी है। सेकेंड, जैसे कि मैंने डिस्कस किया था, सपोज अपना ये टैंक ऊपर से ओपन है, मीन्स आपका क्लोज नहीं है, तो उस टाइम पे ये जो P है आपका ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होगा। सो अब इस एक्सप्रेशन में देखें, अगर मैं P और PA ये दोनों PA हो जाए तो कैंसिल होके ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, जीरो। तो अपने पास जस्ट क्या बचेगा, ये इक्वेशन वेलोसिटी की क्या फॉर्मूला बचेगा, अंडर द रूट 2gh। इससे एक इंपॉर्टेंट बात है, आप अपने घर पे भी प्रैक्टिकल करके दे सकते हैं इस एक्टिविटी का। आप क्या लेना, एक बोतल ले लेना, प्लास्टिक की बोतल आपके घर पे मिलेगी, कोई कोल्ड ड्रिंक की हो सकती है, कोई जूस की हो सकती है। उसमें क्या करना, डिफरेंट पॉइंट्स पे आप होल करना, ठीक है। सपोज आपने 3 पॉइंट पे होल किए, एक बिल्कुल ऊपर करना, एक थोड़ा सा मिड में करना, एक थोड़ा सा नीचे करना, और फिर क्या करना, उनको टेप से पहले कवर कर देना। ऊपर की जो वाटर का जो आपकी बोतल है उसमें पूरे में पानी फिल करके ऊपर के अपने जो आपका ढक्कन है उसको बंद कर देना, राइट। उसके बाद उन टेप्स को निकालना। टेप्स निकालोगे तो क्या देखोगे, उनके अंदर जहां आपने होल किया था वहां उस पाइप में, मतलब वहां उस बोतल में से वो वाटर बाहर आएगा। तो जब वाटर बाहर आएगा तो आपको ऑब्जर्व क्या करना है, आपको ये ऑब्जर्व करना है, सपोज ये बोतल है, आपने 3 डिफरेंट प्लेस पे इसमें होल किया तो लिक्विड बाहर आया। सो कौन से होल से लिक्विड की वेलोसिटी ज्यादा है, मैं जो यहां होल है वहां से पानी ज्यादा वेलोसिटी से आ रहा है, बीच वाले से या नीचे वाले से। सो आप उसको प्रूव कर सकते हो इस फॉर्मूला से। मींस आप यहां देखिए, जिस होल की हाइट ज्यादा उसकी वेलोसिटी ज्यादा है ना। जो होल ज्यादा हाइट पे होगा, जिसका h ज्यादा होगा, h कहां से ले रहे हैं हम, अपर से ले रहे हैं बेटा, यार ये बात ध्यान रखना। ऊपर से हाइट जितनी ज्यादा, मींस जो यहां होगा, यस जो बॉटम पे होगा, उससे वेलोसिटी, उससे पानी क्या है ज्यादा वेलोसिटी से बाहर आएगा एज कंपेयर टू जो आपका यहां पे होगा। तो इस टाइप की एक्टिविटी छोटी छोटी आप करके देखेंगे तो आपको कांसेप्ट भी समझ में आएगा और आप इसको थोड़ा एंजॉय भी करेंगे। सो डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक इज द वेंचुरी मीटर। सो वेट अ मिनट, ये स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक इज वेंचुरी मीटर। एक्चुअली ये वेंचुरी मीटर है, ये भी आपकी बर्नौली थ्योरम इक्वेशन के ऊपर बेस्ड है, प्रिंसिपल पे बेस्ड है। एक्चुअली है क्या ये एक वेंचुरी ट्यूब है या फ्लो मीटर है जो मेजर करता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनी लिक्विड थ्रू अ पाइप। किसी ट्यूब में, पाइप में किस रेट से आपका लिक्विड मूव कर रहा है उसको मेजर करता है, मींस उसकी वेलोसिटी को फाइंड आउट करता है। ये आप यहां पे देखें, एक वाइडर उसकी ट्यूब है और नैरो उसकी क्या है, नेक है, और फिर वाइडर, और इन दोनों पार्ट के बीच में एक आपका यहाँ पे मैनोमीटर कनेक्ट है। यहाँ पे जो लिक्विड है उसकी डेंसिटी रो है, और इस मैनोमीटर में जो आपकी जो लिक्विड है उसकी जो डेंसिटी वो रो एम कंसीडर कर रखी है हमने, ठीक है। तो लेट अस स्टार्ट, हमें क्या निकालना है, ये जो लिक्विड है इसकी वेलोसिटी निकालनी है। सो अगेन अपने पास दो इक्वेशन है, एक इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी और सेकेंड वन इज बर्नौली थ्योरम या बर्नौली प्रिंसिपल। So let us start with equation of continuity. According to equation of continuity, A1 V1 is equal to A2 V2. तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, A1 by A2 is equal to V1 upon V2। हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, सॉरी V2 upon V1, यस ये यहां पे एरर है, V2 upon V1, राइट, क्योंकि वो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। यस दिस इज फाइन। नेक्स्ट, अप्लाइंग बर्नौली इक्वेशन। अब आप जब इस इक्वेशन को अप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या है, प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, दोनों को आप ऐड करेंगे दो पॉइंट्स की। एक आपका पॉइंट ए है जिसका एरिया A1 है, एक आपका बी पॉइंट है जिसका एरिया क्या है बच्चों, A2 है। यहाँ पे प्रेशर P1 है, यहाँ पे P2, ये V1 वेलोसिटी है, ये आपकी V2 है। क्योंकि दोनों ही आपके किसी हाइट पे, हाइट हमारी कांस्टेंट है या फिर लगा लो ग्राउंड लेवल की बात हो रही है, तो पोटेंशियल एनर्जी को हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। नेक्स्ट बिल्कुल सिंपल है, सारे के सारे इक्वेशन में इक्वेट करके आपको V की वैल्यू निकालनी है।
तो हमने क्या किया, पहले पे जो ये P2 था इसको हम सेकंड साइड लेके गए और ये वाले टर्म को हम इधर ले जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप पे हमने क्या किया डियर स्टूडेंट्स, ये स्टूडेंट्स यहां देखें, P1 माइनस P2 हमने किया, ये वाले टर्म को हम सेकेंड साइड लेके गए। अब यहाँ पे आपको एक छोटा सा टॉपिक है, एक छोटा सा स्टेप है जो आपको लर्न करना पड़ेगा इस पॉइंट के बाद। इसके अंदर से आप V1 के स्क्वायर को कॉमन लोगे, ये आपको स्टेप लर्न करना है। ऐसा करेंगे तो अंदर क्या हमारे पास रहेगा, V2 का स्क्वायर अपॉन V1 स्क्वायर माइनस का 1, ये आपका रहेगा। नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, आपको जो ये वाला फॉर्मूला था ये अप्लाई करना है यहाँ पे। अब यहाँ देखें V2 अपॉन V1 ये है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, A1 अपॉन A2 लिख सकते हैं। तो इनकी वैल्यू आपको यहाँ पे पुट करोगे तो अपने पास ये रिलेशन आएगा, आपको ये स्टेप लर्न करना है। आफ्टर दैट इट इज इक्वल और वेरी इजी, आप इन दोनों को इक्वल करके नेक्स्ट निकालेंगे। तो यहाँ देखो P1 माइनस P2 को आपके पास क्या है, एक टाइप से चेंज इन प्रेशर है जो आपका है H रो m G के बराबर। ये जो आपकी डेंसिटी है आपको कौन सा वाले लेनी है, आपकी मैनोमीटर की, क्योंकि यही आपके दो प्रेशर को क्या किए हुए हैं, मेंटेन किए हुए हैं। तो आपको ये वाला स्टेप से आप इसको इक्वेशन नंबर पे डाल सकते हैं। लाइक आप इसको फर्स्ट डाल दें, आप इसको क्या डाल दें, सेकेंड, फिर बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन सेकेंड इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड से P1 माइनस P2 की वैल्यू को फर्स्ट में रखेंगे तो आपके पास ये रिलेशन आएगा स्टूडेंट्स। यहां से आप V1 की वैल्यू को इक्वेट करना, बाकी सारी वैल्यू को आप सेकेंड साइड ले जाना, तो आपके पास वेलोसिटी आ जाएगी लिक्विड के फ्लो की। कई बार इस टॉपिक में आपका वॉल्यूम भी पूछा जाता है कि कितना वॉल्यूम आपका लिक्विड का फ्लो कर रहा है, राइट। सो वॉल्यूम को आप वॉल्यूम पर सेकेंड पूछा जाता है, तो आप उसको सपोज क्यों से लिखे, तो वॉल्यूम को क्या मैं एरिया इनटू, ये जो वॉल्यूम है ये आपका पर सेकेंड है, मतलब मींस सेकेंड है तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम आप लिख सकते हो A1 इंटू V1, मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ। तो उस केस में क्या करना, A1 आपका एज इट इज, V1 में ये वाली वैल्यू को आप पुट करोगे तो आप इस सेम टॉपिक से वॉल्यूम पर सेकेंड भी लिक्विड का निकाल सकते हो। सो डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक इज कोहेसिव एंड एडिसिव फोर्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और जो ये टॉपिक है ये अपनी डेली लाइफ से बहुत जुड़ा हुआ है। सो वेट अ मिनट, ये स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज कोहेसिव एंड एडिसिव फोर्स। तो जो सब्सटेंस आपके होते हैं, अगर खुद के साथ ही जो आपका सेम सब्सटेंस है, आपस के उसके एटम मॉलिक्यूल्स जो अट्रैक्शन करते हैं वो उनकी खुद की कोहेसिव फोर्स होती है, मतलब सेम सब्सटेंस की। लेकिन अगर एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस के साथ में अट्रैक्शन में है तो वो आपका होगा कोहेसिव फोर्स, मींस डिफरेंट सब्सटेंस का। मैं आपको एक एग्जांपल लेके ये क्लियर करती हूँ टॉपिक। सपोज अपने पास एक ग्लास है, ठीक है, उस गिलास में हमने एक बार डाला मरकरी को, उसी गिलास में फिर एक बार हमने डाला वाटर को, तो क्या होगा डियर स्टूडेंट, मरकरी उस गिलास के अंदर जब डाला जाएगा तो वो उसकी सरफेस पे को वेट नहीं करेगा, मींस वो उसके साथ स्ट्राइक नहीं होगा, चिपकेगा नहीं। क्यों? क्योंकि मरकरी की कोहेसिव जो फोर्स है वो ज्यादा है मरकरी और गिलास की एडिसिव फोर्स से। इसके सेकंड में अपोज में अगर हम वाटर को उस गिलास में डालें, या कोई लिक्विड है, कोई मिल्क है, कोई टी है, उसको अगर हम गिलास में डालते हैं तो वो गिलास की सरफेस को वेट कर देता है ना। देखो किसी बर्तन के अंदर से जैसे पानी निकालते हैं तो बर्तन अंदर से गीला होता है कि नहीं होता, मींस उस लिक्विड ने उस गिलास की सरफेस को वेट किया। दैट मींस गिलास का उस वाटर या उस लिक्विड के साथ में एडिसिव फोर्स ज्यादा है एज कंपेयर टू कोहेसिव फोर्स ऑफ द वाटर। सो ये एक बेसिक डिफरेंस है इन दोनों फोर्सेस का। नेक्स्ट इज सरफेस टेंशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सरफेस टेंशन क्या है? टाइप से फोर्स आपके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है लेंथ के, ठीक है। जितनी फोर्स होगी, जितनी लेंथ होगी, उतनी ज्यादा उस पर फोर्स अप्लाई हो सकती है। अब इस प्रोपोर्शनल को हटाओगे तो इस केस में जो कांस्टेंट आएगा वो सिग्मा है, एंड सिग्मा इज द सिंबल फॉर सरफेस टेंशन। ये बुक टू बुक वेरी हो सकता है, सो डोंट वरी। सो सिग्मा मैंने यहां लिया है सिंपल सरफेस टेंशन का, जो कि आपका फोर्स अपॉन में लेंथ है। सो इसी की वजह से हम इसकी यूनिट लिख सकते हैं न्यूटन पर मीटर या न्यूटन मीटर -1, सीजीएस में डाइन सेंटीमीटर -1, और डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा ml-2, राइट। उसके बाद इसका इंपॉर्टेंट यूज क्या है सरफेस टेंशन का? डियर स्टूडेंट, क्या आपने कभी सोचा है जो अपनी रेन ड्रॉप्स होती हैं वो स्फेरिकल होती हैं, वो स्क्वायर शेप की, ट्रायंगुलर शेप की,
डायमंड शेप के, किसी और शेप की क्यों नहीं है, राइट। सो उनका रीजन है सरफेस टेंशन। कोई भी अगर चीज है वो अपने आप का मिनिमम एरिया एक्वायर करने की कोशिश करती है। जो रेन ड्रॉप है बेटा आपकी, वो भी अपना एरिया जब मिनिमाइज करेगी तो वो अपनी शेप कैसी बना लेगी, आपकी स्फेरिकल शेप। सो दैट मीन्स जो आपकी रेन ड्रॉप है, जो उसका स्फेरिकल होने का जो रीजन है वो आपका है सरफेस टेंशन। ऐसे ही सरफेस टेंशन आपने और कहाँ देखा है, जैसे एग्जांपल के तौर पे आप कोई पेंटिंग बना रहे हैं तो आपकी जो ब्रश है कलर्स की, वो आपने कलर्स में डिप कर रखी है। तो जब आप उसको कलर्स के अंदर डालते हो तो जो ब्रश के हेयर्स हैं वो स्प्रेड होते हैं, लेकिन जैसे ही आप उनको उन कलर की बोतल से बाहर निकालते हैं तो वो सारे स्ट्रिक हो जाते हैं, चिपक जाते हैं आपस में। तो वो भी क्यों, उसका भी रीजन है, वो कम से कम अपने एरिया को करना चाहते हैं ड्यू टू सरफेस टेंशन। अब नेक्स्ट है सरफेस टेंशन को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, राइट। तो उसमें आपके 3 फैक्टर है प्यारे बच्चों, कॉन्टेमिनेशन, सोल्यूट और आपका टेम्परेचर। जैसे मैं बात करना चाहूंगी सोल्यूट की, तो सोल्यूट जो आपने कुछ डाला है, जैसे एग्जांपल लेते हैं क्योंकि हर एक चीज हम एग्जांपल से समझ रहे हैं तो हमें इस चीज को भी एग्जांपल से समझना चाहिए। तो जो सोल्यूट है, जैसे हमने वाटर के अंदर सोडियम क्लोराइड डाला, ठीक, नमक डाला, तो उससे वाटर का सरफेस टेंशन इंक्रीज हो जाता है। लेकिन वहीं दूसरी साइड अगर हम वाटर के अंदर हम डाल देते हैं फिनाइल या कोई सॉफ्ट सॉल्यूशन डाल देते हैं तो उससे वाटर का सरफेस टेंशन डिक्रीज होता है। तो वो डिपेंड करेगा कि आपने क्या उसके अंदर सोल्व किया, क्या सोल्यूट डाला है। नेक्स्ट इज टेम्परेचर। यस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। टेम्परेचर बढ़ाने से, इंक्रीज करने से सरफेस टेंशन डिक्रीज होता है। मैं आपको बेस्ट एग्जांपल बताती हूँ। अभी क्योंकि ठंड का मौसम है तो जब हम एक तो कपड़े धोंगे ठंडे पानी से और एक गर्म पानी से। सो चलो आपको तो खैर नहीं पता होगा कि आप बच्चे हैं, अभी आप ये काम नहीं करते हैं, लेकिन आपके जो पेरेंट्स हैं, जैसे मम्मी हैं, आपकी सिस्टर्स हैं, सपोज उनसे आप पूछ के देखना कि वो किस में प्रेफर करेंगे अपने कपड़ों को वॉश करने के लिए, हॉट में या कोल्ड में। तो वो बोलेंगे कि गर्म पानी में। उसका ये रीजन नहीं है कि ठंड है उनको गर्म पानी में धोने में मजा आएगा, नो नो, दैट इज नॉट द रीजन। रीजन इज दिस कि जो हॉट वाटर है बेटा, उससे सरफेस टेंशन कम हो जाता है, जिसकी वजह से जो भी स्ट्रेन है जो आपके कपड़ों पे लगे होते हैं, जो भी सॉफ्ट सॉल्यूशन डालते हो, वो इजीली स्प्रेड होता है क्लॉथ की सरफेस से, और उसके अंदर से डस्ट को, जो भी उसके ऊपर लगे स्ट्रेन है, उनको इजीली रिमूव कर देता है। तो उसके पीछे का ये लॉजिक है। इसका मतलब गर्म पानी का टेम्परेचर ज्यादा, जिससे उसका सरफेस टेंशन कम होता है। और यही आपका एक लॉजिक है जो आपका सोप वगैरह से जो आप कपड़ों की वॉशिंग करते हो, तो वहां पे सरफेस टेंशन अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो मैं कोशिश कर रही हूं कि अपने जितने भी टॉपिक हैं उन सारे टॉपिक को आपकी डेली लाइफ से कनेक्ट करूं, जोड़ूं, ताकि आप रियल लाइफ में कितनी फिजिक्स को यूज कर रहे हैं वो समझ पाए। सो नेक्स्ट इज सरफेस एनर्जी, वेरी स्मॉल टॉपिक, सो वेट अ मिनट। Hello student, next topic is very small, that is surface energy. And what is the formula of surface energy? Work done upon increase in surface area. कैसे हम किसी सरफेस का एरिया को इंक्रीज करने का वर्क करते हैं, वो उसके अंदर एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है। सो डियर स्टूडेंट, वर्क को हम लिख सकते हैं वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। इसको समझने के लिए हम एक छोटा सा डायग्राम लेते हैं। सपोज अपने पास ए बी सी डी, ये कोई अपने पास एक क्या है, कोई फिल्म है, इसको हम किसी सॉफ्ट सॉल्यूशन में डालते हैं। इसके अंदर जो ये ए डी अपने पास जो पार्ट है ये मूवेबल है, तो जिसकी वजह से ये जो पार्ट है ये आपका किसी पोजीशन पे, क्योंकि जैसे ही उसको सॉफ्ट सॉल्यूशन में डाला जाएगा मिनिमम सरफेस एरिया एक्वायर करने के लिए वो उस पर फोर्स लगाएगा, और जो फोर्स लगेगी वो आपकी 2 सिग्मा इंटू एल होगी। 2 सिग्मा क्यों लिखा मैंने, सिंपल सिग्मा एल क्यों नहीं लिखा, क्योंकि सोप के 2 आपकी लेयर्स होती हैं। सो डबल लेयर की वजह से हम यहाँ पे 2 को इंट्रोड्यूस करेंगे। सो फोर्स कितनी लगाएगा ताकि वो उसकी एरिया को कम से कम करे, 2 सिग्मा इंटू एल। सो ये अपने पास फोर्स है, डिस्प्लेसमेंट एक्स अपना हो रहा है यहां से लेके यहां तक का। अब इंक्रीज इन सरफेस एरिया में दोबारा से अब क्या लिखोगे, 2L इंटू एक्स। तो हमारे पास वर्क भी है, हमारे पास एरिया भी है, दोनों को आप इस फॉर्मूला में पुट करोगे तो क्या पाओगे कि सरफेस एनर्जी और सरफेस टेंशन इज द सेम थिंग, वो आपको एक ही मिलेगा।
अगर आप इस फॉर्मूला से उसकी यूनिट देखना चाहते हो तो जूल पर मीटर स्क्वायर या जूल मीटर -2, दिस इज द यूनिट फॉर सरफेस एनर्जी। तो काफी छोटा सा टॉपिक है, बट डोंट वरी। नेक्स्ट टॉपिक इज एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ लिक्विड ड्रॉप और सोप बबल। कि एक लिक्विड ड्रॉप के अंदर एक्सेस जब प्रेशर अप्लाई होता है तो उसका साइज बढ़ता है, कम होता है, क्या होता है, इसको डिस्कस करते हैं। सो वेट अ मिनट। ये स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक इज एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ लिक्विड ड्रॉप या फिर सोप बबल में एक्सेस प्रेशर कितना लगता है वो फाइंड आउट करेंगे। सपोज अपने पास ये कोई लिक्विड की ड्रॉप है जिसकी रेडियस r है, लेकिन अगर इस पे एक्सेस प्रेशर थोड़ा सा लगता है तो जिससे इसका जो डिस्टेंस है या इसका साइज है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है, तो dr सपोज वो इंक्रीज होता है, तो इनिशियल सरफेस एरिया क्या होगा इस लिक्विड ड्रॉप का 4πr², क्योंकि स्फेरिकल शेप की है। फाइनल में क्या चेंज आ जाएगा, r में r प्लस dr ऐड हो जाएगा, तो r प्लस dr का होल स्क्वायर जब आप ओपन करोगे तो आपके पास ये आएगा बेटा। नेक्स्ट स्टेप में 4π को अंदर मल्टीप्लाई करना। ये जो dr का स्क्वायर है इसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे, क्यों, क्योंकि dr बहुत स्मॉल है और उसका स्क्वायर जब करते हैं तो आंसर और ज्यादा स्मॉल आता है, और फिजिक्स में बहुत कम आंसर को नेगलेक्ट किया जाता है। सो दैट्स व्हाई सिर्फ ये 2 ही टर्म आपकी बचेंगी। नेक्स्ट है इंक्रीज इन सरफेस एरिया। तो फाइनल एरिया में से इनिशियल एरिया को हम माइनस कर देंगे, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो अपने पास 8πr dr आएगा। अब क्योंकि कुछ वर्क हुआ है, साइज इंक्रीज हुआ है ड्रॉप का, सो इसीलिए वर्क डन इन इनलार्जिंग द ड्रॉप वो किसके इक्वल होगा आपका, इंक्रीज इन सरफेस एनर्जी के। यस, और उसको हम किसके फॉर्म में लिख सकते हैं, एरिया इनटू टेंशन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, क्योंकि जब आप इस एरिया और टेंशन की यूनिट्स को पुट करेंगे तो वो आपका डायमेंशनली वर्क के इक्वल आएगा बेटा। नेक्स्ट स्टेप में ये जो एरिया अभी हमने निकाला था इसको पुट कर दिया, सरफेस टेंशन का सिंबल सिग्मा हमने पुट कर दिया। सो एक इस टाइप से हमने वर्क निकाल दिया जिसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल दिया। लेकिन एक वर्क का और फॉर्मूला भी होता है, लाइक वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस। नेक्स्ट 4 को हम प्रेशर इंटू एरिया लिख सकते हैं। सो इस पर्टिकुलर केस के लिए प्रेशर P मान लिया, एरिया हमने 4πr² मान लिया, जो इंक्रीज हुआ है डिस्टेंस में वो हमने dr मान लिया। अब इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड से दोनों से हम वर्क निकाल रहे हैं, तो जब हम इनको कंपेयर करेंगे फर्स्ट और सेकंड को तो हमारे पास ये रिलेशन आएगा बेटा। इस रिलेशन से हमें प्रेशर निकालना है, कुछ आपस में कैंसिल होंगी चीजें, जैसे dr से आपका dr कट जाएगा, पाई से आपका पाई कटेगा, 4 से आपका जब 8 कैंसिल होगा तो 2 आंसर आ जाएगा, है ना। r से एक पावर कैंसिल होगी तो एक r बचेगा, तो यहां से एक साइड p को ले जाओ, बाकी सारे टर्म को सेकंड साइड लेके जाएंगे, तो फाइनल जो एक्सप्रेशन आएगा एक्सेस प्रेशर का वो आएगा 2 सिग्मा अपॉन में r। सिग्मा सरफेस टेंशन है और r उस ड्रॉप की रेडियस है। लेकिन क्योंकि हमने साथ में सोप बबल को भी डिस्कस करना है तो सेम एज इट इज उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, बस 2 जगह पे आपको थोड़ा चेंज करना है। नंबर 1, लिक्विड ड्रॉप की एक सरफेस होती है बेटा, लेकिन जो सोप सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन की वजह से 2 सरफेस होती है। सो उन 2 सरफेस की वजह से जो ये वर्क डन है आपका, इसमें यहाँ 8 की बजाय आप 16 आपको, क्योंकि डबल है तो 8 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 16। यहाँ पे जब आप 16 वैल्यू को यहाँ पुट करोगे और इस 4 से इसको कैंसिल करोगे तो आपको यहाँ जो चेंज मिलेगा प्रेशर में वो आपका आएगा 4 सिग्मा बाय r। बाकी आपको हर एक चीज को एज इट इज लिखना है सोप बबल के लिए, एज इट इज, इन 2 चीजों में आपको चेंज करना है। तो लिक्विड के लिए 2 सिग्मा बाय r, सोप के लिए 4 सिग्मा बाय r, ये आपका एक्सप्रेशन आएगा। सो डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक इज एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट। ये डिस्कस करके, ये क्यों डिस्कस करना जरूरी है, क्योंकि ये जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है कैपिलरिटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। देखो डैम श्योर है, मैं बिल्कुल श्योर हुई इस टॉपिक पे, और जैसे मैंने आपको पहले बर्नौली थ्योरम बताई थी, ये 2 टॉपिक पे तो टीचर चाहे 1 नंबर का क्वेश्चन डाले बेटा वो जरूर डालता है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। सो उसमें ये जो एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट है ये आपकी हेल्प करेगा। सो थोड़ी देर आप और पेशेंस बना के रखें, 10 मिनट के बाद हम इस लेक्चर को और करने वाले हैं। 10 मिनट में आपके जितने भी टॉपिक्स हैं मैं कवर करवा दूंगी। सो वेट अ मिनट। ये स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक इज एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट। तो ये मैंने आपको थोड़ा कंपैरिजन करने के वे से ट्राई किया कि मैं आपको सिखाऊं इसको। जैसे मैंने 3 आपकी डिफरेंट शेप्स ली हैं, बीकर्स लिए हैं,
पहले जो आपके दो हैं वो दोनों ग्लास आपके वेसल हैं, थर्ड वाला आपका सिल्वर का वेसल है, राइट। फर्स्ट में ग्लास के अंदर हमने वाटर को फिल किया, सेकेंड केस में ग्लास के अंदर हमने मरकरी को फिल किया, थर्ड केस के अंदर सिल्वर वेसल के अंदर हमने प्योर वाटर को फिल किया, ठीक है। अब डिस्कस करते हैं, क्योंकि एंगल की बात हो रही है तो तीन टाइप के एंगल मैंने दिखाए हैं। फर्स्ट केस में आपका एंगल होगा एक्यूट, सेकेंड वाले केस में होगा ऑब्ट्यूस और थर्ड वाले में होगा आपका राइट एंगल। तो फर्स्ट में अगर वाटर और ग्लास का देखा जाए तो एंगल आपका होता है 8 डिग्री, ग्लास और मरकरी का अगर देखा जाए तो होता है 138 डिग्री, और अगर सिल्वर का प्योर वाटर के साथ देखा जाए तो 90 डिग्री होता है। साथ ही आप इनकी सरफेस पे ध्यान दें, जो इनकी सरफेस है लिक्विड की, इसको मेनिस्कस बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं? मेनिस्कस, मेनिस्कस ऑफ लिक्विड। तो फर्स्ट केस में जब एंगल आपका एक्यूट होगा तो मेनिस्कस होगा कॉनकेव, उसकी शेप होती है कॉनकेव जैसे। हालांकि हम वाटर को ऐसे ही बनाते हैं, है ना, तो ऐसा नहीं है एक्चुअली। जब उसको बिल्कुल देखा जाता है फाइन माइक्रोस्कोप के अंदर तो उसका जो शेप होता है मेनिस्कस वो कॉनकेव होता है वाटर का। नेक्स्ट केस में जब ऑब्ट्यूस होता है तो मेनिस्कस होता है कॉन्वेक्स। जब आपका स्ट्रेट होता है तो प्लेन होता है, मींस 90 डिग्री जब बनाता है वो सॉलिड सरफेस के साथ में जो लिक्विड 90 डिग्री का एंगल बनाता है तो होता है प्लेन मेनिस्कस। साथ ही मैंने इन तीनों को फोर्सेस के थ्रू भी कंपेयर किया है, आप एक बार देखें। नंबर 1, अगर एडिसिव फोर्स ज्यादा है कोहेसिव फोर्स से तो जो लिक्विड होगा वो सॉलिड सरफेस को वेट करेगा, ठीक है, और उस केस में एंगल आपका होता है एक्यूट और मेनिस्कस होता है कॉनकेव। आप ऐसे भी लर्न कर सकते हैं। जब आपकी कोहेसिव फोर्स लेस होगी, जब आपकी एडिसिव फोर्स लेस होगी कोहेसिव फोर्स से के सेकंड में, तो आपका लिक्विड वेट नहीं करेगा सॉलिड सरफेस को। दैट इज एग्जांपल ऑफ मरकरी। मेनिस्कस आपका होगा कॉन्वेक्स और एंगल होगा ऑब्ट्यूस। थर्ड केस में जब एडिसिव और कोहेसिव दोनों फोर्सेस बैलेंस होगी, इक्वल होंगी, उस टाइम पे जो आपकी मेनिस्कस की जो शेप होगी वो प्लेन होगी, राइट। सो ये तीन आपके केसेस थे जिनको मैंने आपको एक्सप्लेन किया है एंगल ऑफ कांटेक्ट के साथ में। सो अभी नेक्स्ट टॉपिक है अपना कैपिलरिटी क्या होती है, और फिर कैपिलरी ट्यूब से हम एसेंट फॉर्मूला कैसे ड्राइव करें उसको डिस्कस करते हैं। ये स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक इज कैपिलरिटी। कैपिलरिटी एक्चुअली है क्या? एक लैटिन भाषा का वर्ड है आपका, जिसका मीनिंग, इसका जो ये मीनिंग है कैपिलिया। कैपिलरिटी में सिर्फ आप इस कैपिलिया को अगर देखें तो लैटिन भाषा में इसका मीनिंग होता है हेयर। हेयर मतलब बाल जितना पतला, मतलब आपकी एक ऐसी ट्यूब जिसकी लेंथ बहुत ज्यादा है उसकी रेडियस से, सो दैट इज कैपिलरी ट्यूब। और इसके अंदर जब लिक्विड आपका राइज या फॉल होता है तो इस प्रोसेस को, फिनोमिना को कैपिलरिटी बोल देते हैं। अब यहां देखिए, एक आपके पास बीकर के अंदर वाटर है, ग्लास का है, ये कोई वेसल है, और एक के अंदर मरकरी है। तो देखो स्टार्टिंग में इनका जो लेवल है वो सपोज इतना है, लेकिन जैसे ही हमने एक थिन और एक थिक कैपिलरी उसके अंदर डाली तो अब लेवल देखें, थिन वाली कैपिलरी में ज्यादा हाइट तक वो वाटर राइज कर गया और थिक वाले में थोड़ा कम हाइट तक। तो ऐसा क्यों, और ऐसे कैसे पता चलेगा हमें किसी फॉर्मूला से कि आपका थिन और थिक में किसमें आपका ज्यादा हाइट तक आपका वाटर या वो लिक्विड राइज करेगा। ऐसे अगर मरकरी की बात की जाए तो मरकरी में जब तक हमने कैपिलरी ट्यूब को नहीं डाला था लेवल ये था बेटा, ये वाला लेवल, लेकिन जैसे ही हमने उसमें थिन या थिक कैपिलरी ट्यूब को डाला उन दोनों में लेवल और भी ज्यादा नीचे चला गया, जिसको इसको बोलते हैं फॉल। यहाँ पे राइज हो रहा है लिक्विड का, यहाँ पे फॉल हो रहा है, तो दो फिनोमिना है ये, राइट। सो इसके अंदर भी देखें अगर, तो जो आपकी थिन है पतले वाले ट्यूब में और भी लेवल नीचे चला गया, मींस इसका जस्ट अपोजिट। तो अब मेरा नेक्स्ट टॉपिक आपका जो है वो है ये वाला टॉपिक आपका एसेंट फॉर्मूला। कैसे आप किसी कैपिलरी ट्यूब के अंदर राइज या फॉल निकालेंगे तो वो डिस्कस करेंगे। सो वेट अ मिनट। यस स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक इज राइज ऑफ लिक्विड इन आर कैपिलरी ट्यूब, या जिसको एसेंट फॉर्मूला भी हम लोग बोलते हैं। सो यहां पे प्यारे बच्चों, सपोज अपने पास वैसे ही एक कंटेनर है जिसके अंदर हमने सपोज वाटर को डाला, ग्लास का कंटेनर है
और एक अपनी नैरो अपने पास एक कैपिलरी ट्यूब है जिसके अंदर लिक्विड आपका किसी हाइट h तक राइज होगा। और क्योंकि वाटर गिलास के साथ कैसा मेनिस्कस बनाता है, कॉनकेव, और एंगल होता है आपका एक्यूट, तो वैसे हमने शेप यहां पे बनाई। अब हम दो पॉइंट कंसीडर करते हैं। एक पॉइंट है जो जस्ट मेनिस्कस से अबव है और एक जस्ट बिलो है। तो आप यहाँ पे प्रेशर देखें बेटा, तो इस ए पॉइंट पे ज्यादा प्रेशर होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो हमने पीए लिखा है, एज कंपेयर टू दिस बी, क्योंकि बी पे पीए माइनस 2 सिग्मा बाय आर जितना आपका प्रेशर होगा। ठीक है, सो इसी से हम स्टार्ट करते हैं। सो लेटेस्ट जो ये पी है आपका वो 2 सिग्मा बाय अपना आर है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे बेटा, मैंने इतने वाले पार्ट को थोड़ा बड़ा करके एक टाइप से जूम करके यहां बनाया है। ये देखिए आप, यहाँ पे सपोज ये आपका मेनिस्कस है, ठीक है, और एक अपना ये जो ट्यूब है उसकी रेडियस है। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे। यहाँ पे दो आपके आर है, एक कैपिटल आर है, एक स्मॉल आर है। जो कैपिटल आर है आपका बेटा, वो जो आपकी जो कैपिलरी ट्यूब है वो अगर कोई सर्कल बनाए उसकी रेडियस मानेंगे, और जो स्मॉल आर है आपका, जो मेनिस्कस आपका बनाएगा एक रेडियस, उसको मान सकते हैं। तो डायग्राम में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, तो थोड़ा ध्यान से देखना। ये सपोज क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। कहने का मतलब ये आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें ये आपका थीटा है। सो अब यहां देखिए आप, फ्रॉम ट्राइंगल ओ ए बी, अगर आप इस ट्राइंगल से कोस थीटा निकालते हैं तो एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, जिसपे एंगल है वो आपका बेस, और जो थर्ड बच गई वो आपकी हाइपोटेन्यूज। सो इस वे से जैसे आप निकालते हैं ना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, ये फॉर्मूला अप्लाई करके आप कोस थीटा निकाल लेंगे तो आपके पास स्मॉल आर बाय कैपिटल आर आएगा। यहां से कैपिटल आर की वैल्यू को फाइंड आउट करके आपको यहाँ पे पुट करना है। आपको ये आर की वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो आपके पास इक्वेशन फर्स्ट आ जाएगी, जो अपने रिक्वायर्ड इक्वेशन है। अब नेक्स्ट एक अपना जो प्रेशर है वो क्या होता है, रो जी एच। लेकिन अगर इक्विलिब्रियम की बात की जाए तो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन 2 आपकी इक्वेट हो जाएंगी, कंपेयर किया जाएगा उनको। और जब दोनों इक्वेशन को कंपेयर करोगे आप तो थोड़ा बहुत आपका कुछ कैंसिल होगा, तो आपके पास यहाँ से हाइट क्या आएगी, आपको मेनली हाइट चाहिए है। एसेंड फॉर्मूला मतलब असेंडिंग ऑर्डर, एक डिसेंड फॉर्मूला भी होता है, उसमें आप मरकरी के लिए निकाल सकते हैं, वो सिलेबस में नहीं है। सिलेबस में जस्ट अपना असेंड फॉर्मूला, लेकिन डिसेंड फॉर्मूला भी होता है। तो यहां से हम हाइट निकालेंगे तो हाइट का एक्सप्रेशन किसके इक्वल आता है, 2 सिग्मा कॉस थीटा अपॉन आर रो जी। इसको मैंने यहां पे दोबारा से लिखा है थोड़ा बड़ा करके। अब यहां से रिजल्ट है जो अपना, ये अपना फाइनल आंसर है। इससे हम कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं वो इंपॉर्टेंट है बेटा, क्योंकि मैथमेटिकल में तो हमने कुछ नहीं किया है, जस्ट स्टार्टिंग में प्रेशर देखा है, प्रेशर के अंदर आर की वैल्यू पुट की है, दो प्रेशर को इक्वेट किया है और हाइट निकाल दी है। मैथमेटिकल पार्ट में भी इतना है। लेकिन कंपैरिजन पार्ट में अगर आप देखें तो हाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस टेंशन, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड एंड रेडियस। आप रेडियस के जो आपकी ट्यूब है उसकी रेडियस जो आपकी डेंसिटी है उस पे इनवर्स के रिलेशन में है और सरफेस टेंशन के डायरेक्ट के रिलेशन में है। सो यहां से आप ये देखें आर का एच के साथ इनवर्स रिलेशन है, तो जो नैरो ट्यूब होगी जिसकी रेडियस कम होगी वो ज्यादा हाइट तक लिक्विड को क्या करेगी, या तो राइज करेगी या कम हाइट तक फॉल करेगी, वो दोनों ही बात डिपेंड करेगी। तो अपना तो वाटर है, तो इसका मतलब अगर मैं दो ट्यूब लगाती, जैसे कि मैंने इससे जो पहले वाले टॉपिक में आपको करके दिखाया था, एक थिन ट्यूब थी एक थिक थी, तो इसका मतलब जो थिन है उसकी आर कम, तो उसमें ज्यादा हाइट तक वाटर जाएगा, राइज होगा। जो थिक है उसकी आर ज्यादा, तो उसकी हाइट कम, तो उसमें कम हाइट तक आपका लिक्विड राइज होगा। तो यहां से हम ये बता सकते हैं। ऐसे ही जिसकी डेंसिटी ज्यादा, जैसे अगर मरकरी का और वाटर का कंपैरिजन करें तो मरकरी इज वेरी वेरी डेंसर देन वाटर, सो दैट्स व्हाई उसके अंदर कम हाइट तक वो आपकी ट्यूब के अंदर राइज होगी, तो इसलिए उसका लेवल बाकी से जो मेन लेवल था उससे नीचे था। तो दोनों ही आप आंसर यहां से देके आ सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट, अब अपना एक क्लास में छोटा सा टॉपिक रहता है तो वो डिस्कस करते हैं, उसके बाद आज की अपनी क्लास है उसको ओवर करेंगे। सो वेट अ मिनट। Yes student, last topic of today's class is rise of liquid in a capillary tube of insufficient height। कई बार ये पूछा जाता है एग्जाम में क्वेश्चन कि एक कैपिलरी ट्यूब की अगर हाइट को कम कर दें तो क्या उसके अंदर से वाटर ओवरफ्लो होगा। तो ये भी सेम टॉपिक है आपका,
जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट, दोबारा से मैंने सेम डायग्राम बनाया है आपके लिए। अब की बार इस डायग्राम में ट्राइंगल इधर ना मान के मैंने इधर मानी है। ट्राइंगल सेम है, हर चीज उसमें सेम है। जैसे हाइट का फॉर्मूला क्या निकाला था, अभी अभी हमने एसेंट फॉर्मूला 2 सिग्मा कॉस थीटा आर रो जी। यहां पे डियर स्टूडेंट्स बच्चों को बड़ा कंफ्यूजन होता है, राइट? जब मैं स्टूडेंट थी तो मुझे भी कंफ्यूजन था, लेकिन आपको चीजों को थोड़ा समझना पड़ेगा। यहाँ पे 2 आर है, मैंने पीछे भी बताया था आपको टॉपिक में, एक स्मॉल आर है, एक कैपिटल आर है। तो बच्चों को डाउट क्या होता है कि कौन सा आर है, कैसे डिस्कस करें। तो मैंने आपको बोला था डायग्राम में थोड़ा आपको समझ में नहीं आएगा, आप थोड़ा डायग्राम को जूम करके देखना या उसको 3D में जूम करना बेटा, तो आपको ये समझ में आएगा। स्मॉल आर होती है रेडियस ऑफ द कैपिलरी ट्यूब की रेडियस। जैसे अगर मान लो ये ट्यूब है तो मैं इसको ऐसे नहीं बना दूं जैसे हम ऐसे बनाते हैं पानी वगैरह को डायग्राम में जब ड्रॉ करते हैं, ये वाला। तो ये जो है, ये थोड़ा अगर आपको नहीं दिख रहा हो बोर्ड तो इस वीडियो को थोड़ा जूम करके देखना। ये आपके पास है छोटे वाला आर, लेकिन जो आपका मेनिस्कस है, बोले तो ये मेनिस्कस वाटर का, और देखो जिसको हम ऐसे सर्कल से ड्रॉ कर रहे हैं पूरा बड़ा बना के, उसकी रेडियस है कैपिटल आर। मींस कैपिटल आर इज द रेडियस ऑफ द कर्वेचर ऑफ द लिक्विड मेनिस्कस। अब आपको कैपिटल शायद थोड़ा सा और अच्छे से समझ में आए। ये अभी हमने पिछले टॉपिक से स्मॉल आर और कैपिटल आर का रिलेशन निकाला था इस ट्रायंगल से cos थीटा निकाल के। सो डियर स्टूडेंट, आपको क्या करना है, ये जो हाइट वाला फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला के अंदर स्मॉल आर की वैल्यू को कैपिटल आर cos थीटा पुट करना है। नेक्स्ट स्टेप में cos से cos को कैंसिल करना है, तो आपके पास ये रिलेशन आएगा। इस रिलेशन से अगर कैपिटल आर को आप सेकंड साइड लेके जाए, यहां डिवाइड में है, उधर जाके h के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो जितनी भी टर्म्स आपकी यहां बचेगी, जैसे 2 सिग्मा मतलब सरफेस टेंशन, रो मतलब डेंसिटी, जी मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये सारी एक पर्टिकुलर केस के लिए कांस्टेंट होती हैं। सो कहने का मतलब h और r का प्रोडक्ट कांस्टेंट आ गया। तो हम अगर सेकेंड केस में हाइट को थोड़ा कम कर दें, मींस h की बजाय h डैश, r की बजाय r डैश, जो मेनिस्कस की जो होगी शेप साइज, तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या लिख सकते हैं, एच आर इज इक्वल टू एच डैश आर डैश। अब यहां से अगर मैं हाइट की बात करूं तो सिंपल सी बात है, h इज ग्रेटर देन एच डैश, या फिर h डैश इज लेस देन h, सेम थिंग। तो वो मैंने यहां लिखा। तो अगर ऐसा है तो h और r के प्रोडक्ट को कांस्टेंट होने के लिए इट इज वेरी नेसेसरी कि आपके r को r डैश से स्मॉल होना पड़ेगा या r डैश को r से ज्यादा होना पड़ेगा। सो इसका मतलब क्या हुआ, प्रैक्टिकल फिजिक्स में इसका मीनिंग क्या हुआ कि कुछ भी कर लो आप, ये जो लिक्विड है ये आपका ओवरफ्लो नहीं करेगा। जितनी हाइट आप कम करते चलेंगे वो अपने आप को मेंटेन करता रहेगा हाइट के अकॉर्डिंग। रेडियस ऑफ जो कर्वेचर है मेनिस्कस की, वो अपने आप को क्या करती रहेगी, मेंटेन करती रहेगी, ताकि आपका लिक्विड ओवरफ्लो ना हो प्यारे बच्चों। सो ये अपने इस मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड का लास्ट टॉपिक था। वैसे तो इस यूनिट में आपके नियर अबाउट 50 टॉपिक्स हैं, लेकिन आप बोलोगे मैम आपने तो बहुत कम करवाए हैं। नहीं डियर स्टूडेंट्स, मैंने मेन टॉपिक करवाए हैं, लेकिन जो सब टॉपिक थे वो मेन के अंदर ही डाल दिया मैंने 2 लेक्चर में आपको कंप्लीट 50 से लेके 55 टॉपिक्स आपको कवर करवा दिए हैं, मेन टॉपिक के बीच में सब टॉपिक्स डाल के। सो थैंक यू वेरी मच, आपने इतना फिजिक्स को सीखने के लिए आप यहाँ लास्ट तक आपने वीडियो को देखा, सो थैंक यू फॉर दैट। नेक्स्ट पार्ट में बेटा जी जो हीट टेम्परेचर वाला है जो चैप्टर, उसको डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, टेक केयर, बाय एवरीवन।